स्टार्ट बैकग्राउंड से ही करते हैं। तो अभी आप लोग मांडो को मांडो के नाम से जानते हैं। मांडो को मांडो, मांडवगढ़, मांडव दुर्ग, मंडपिका, शादियाबाद, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये इतने नामों से जाना जाता है। मांडो जो है विंध्याचल रेंज की लास्ट स्टेज के ऊपर बसा हुआ है। ये 3 चीज़ों से सिक्योर हुआ करता था। विंध्याचल रेंज होने की वजह से खड़ा पहाड़, 10 से 15 फीट की सिक्योरिटी वॉल जो पूरे मांडो फोर्ट को कवर करे हुई थी। और प्रेजेंट में यहाँ लेपर्ड वगैरह मौजूद है। उस समय में फॉरेस्ट एरिया घना रहता था, जंगली जानवर ज़्यादा रहते थे, जिसके कारण दुश्मन को यहाँ पर अटैक करने में काफ़ी कठिनाई होती है। एमपी 2 भागों में डिवाइड है, मालवा और निमाड़। निमाड़ जानते हैं आप लोग? नहीं। महेश्वर, ओमकारेश्वर, ये जो ग्राउंड बेल्ट है उसको बोला जाता है निमाड़, अपर बेल्ट को बोला जाता है मालवा। सो मालवा का जो कैपिटल रहा है अवंतिका नगर उज्जैन। उसके बाद यदि कोई क्षेत्र रहा है तो मांडव 250 सालों तक मालवा का कैपिटल रहा है। उस समय मांडव की आबादी अराउंड 1 मिलियन 9,32,000 हुआ करती थी। सेम टाइम दिल्ली की आबादी 3 लाख। मांडव का महत्व ज़्यादा इसलिए होता था कि 3 स्टेट की सीमा यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। वॉर की कंडीशन में असला, अनाज और पानी, ये 3 चीज़ों की सप्लाई मालवा मांडव से की जाती थी। दूसरा कारण होता था कि दिल्ली की सेना को साउथ में अटैक करना है या साउथ को दिल्ली पे अटैक करना है, मालवा मांडव को क्रॉस करके जा सकते हैं, इसके सिवा जा नहीं सकते थे। नॉर्मली हम जितने भी फोर्ट देखते हैं अधिकांश जो फोर्ट होते हैं वो रिवर के किनारे होते हैं ताकि पानी की दिक्कत ना हो। मांडव की सबसे नियरेस्ट नदी नर्मदा है जो इस पॉइंट से 33 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है। नर्मदा ग्राउंड लेवल है, मांडव हिल साइड है, तो वहाँ का पानी आ नहीं आ सकता। तो इन लोगों ने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रखा। 1200 कुएं, बावड़ी, 40 बड़े तालाब, 7 वाटर डैम, ये 11th सेंचुरी के पहले यहाँ पे रेडी थे। जितना मांडव ऊपर से दिखता है उतना मांडव जमीन के अंदर मौजूद है अंडरग्राउंड। कारण कुछ बिल्डिंगें बनी है रेड सैंडस्टोन जो राजस्थानी ढोलपुरी पत्थर है। ट्रांसपोर्ट उस समय में इतना स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं करता था। इन लोगों ने यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करी। ये जितना डीप गया इनको बेस उतना हार्ड मिला, तो पैक करने की बजाय नीचे से कॉलम स्टार्ट के स्लैब भरी ऊपर बिल्डिंग बनाए गए। इसी वजह से वाटर बॉडीज भी जनरेट हुई है। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़ का जिक्र होता है जो 13 किलोमीटर 700 एकड़ में फैला हुआ है। मांडव 48 किलोमीटर 12,500 एकड़ में फैला हुआ है। बट मांडव की सिक्योरिटी वॉल 95% डैमेज है। चित्तौड़ की मौजूद है इसलिए उसे ले रखा है। पूरे मांडव को बनने बसने में 500 साल लग गए, बर्बाद होने में 200 साल भी नहीं लगे। यहाँ पे टोटल 4 डायनेस्टी रही। सबसे पहले रहा परमार जिन्होंने मांडव की नींव रखी, इसे बनाया, इसे बसाया। इनका स्टार्ट 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक रहा। सेकंड में रहे सुल्तान, उन्होंने और अच्छे से डेवलप किया जिसमें गौरी खिलजी दोनों आ जाते हैं। थर्ड में रहा मुगल, मुगलों ने बनाने की बजाय तोड़ा, पर्टिकुलर अकबर। और लास्ट में रहा मराठा पवार, तो उन्होंने अपना कैपिटल मांडव से शिफ्ट किया धार, जिसके कारण लास्ट के 200 साल ही वीरान रहा और खंडर रूप में हो चुका है। अभी आप जिस जगह पे आए शिप पैलेस, जो कि इस स्टेप से लेकर जो मैंगो का ट्री, ये जो फ्रंट वाला बिल्डिंग है, इसे जहाजमहल कहा जाता है। ये 3 पार्ट में बनाया गया था। फर्स्ट परमा डायनेस्टी, वाघपति मुन, मालवापति मुन। मुंज को जैसे बहुत कम लोग जानते हैं, ये राजा भोज के ताऊजी थे। राजा भोज से पहले शासन इन्हीं का था, तो उन्होंने अपने रेसिडेंशियल पार्ट के रूप में इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। 1469 to 15th सेंचुरी यहाँ पर यासुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा, तो उनके द्वारा ऊपर की बालकनी, डोम वगैरह ये सारा उन्होंने डोन किया। 1617 में जब जहांगीर यहाँ पर आया तो जो फ्रंट वाली स्टेयर है ये उन्होंने बनवाई। पहले चढ़ने के लिए रास्ता पीछे से होता था। अब इसे जहाजमहल क्यों कहा जाता है? रीजन, इसके बैक साइड मुंज तालाब, साइड में सूरज कुंड, फ्रंट पे कपूर तालाब, 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक, बिल्डिंग के ऊपर है लोटस की शेप में, नीचे टॉर्टॉइस। जब रेनी सीजन सभी में पानी भर जाता है तो इस बिल्डिंग की शेप बनती है जहाज जैसी। जो लोटस वाला वाटर टैंक है, बारिश में बारिश का पानी रहेगा। विंटर समर में पानी को पहुंचाने के लिए एक पर्शियन रहट वाटर लिफ्टिंग सिस्टम इस कॉर्नर पे लगा रहता था। यहीं से पानी लिफ्ट करके ऊपर छोड़ते थे, जिससे लोटस वाला वाटर टैंक रिफिल होता था। गयासुद्दीन खिलजी की लास्ट स्टेज तक 15th सेंचुरी तक इनके हरम में 15,000 महिलाएं रहा करती थी, जिनमें से कोई पॉलिटिशियन, कोई शिक्षक, कोई नाचने में एक्सपर्ट, कोई व्यापारिक दस्ता, अलग टाइप की होती थी। महिलाएं ज़्यादा है तो सिक्योरिटी गार्ड्स में कोई मेल सोल्जर्स नहीं रखा गया। 1000 महिलाएं पुरुष वेशभूषा में इनकी सुरक्षा में लगाई, जिनमें से 500 टर्किश की, 500 अरेबियन होती, क्योंकि वहाँ की महिलाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अभी ये जो सूरज कुंड और कपूर तालाब है ये भी पार्ट ऑफ द मुंज तालाब है, क्योंकि अंदर से पूरा इंटरकनेक्टेड है। पार्ट वाइज होने से आर्कोलॉजिकल वालों ने अलग अलग नाम रखे हुए। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था परमार से, तो परमार से पहले प्रतिहार, उनसे पहले चालुक्य, उनसे पहले चोल साम्राज्य, उनसे पहले 5 पांडव, पांडव से पहले मार्कंडेय ऋषि और उनसे पहले अगस्त्य ऋषि, यहाँ तक कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया भी, ये सारे ही लोग मांडव आ चुके हैं। वो राम जी और वो कौन से रूरी है उसमें? यूपी से वनवास में अयोध्या से अयोध्या में वनवास लगा। वहाँ से आए पंचमढ़ी, सतपुड़ा, सतपुड़ा से होते विंध्याचल, विंध्याचल से होते हुए रामेश्वरम। तो यहाँ रुके थे या फिर पास हुए थे? पास हुए थे, नासिक रुके थे ना। और ये विंध्याचल जो है ये श्रापित विंध्याचल है। अच्छा, इसको श्रापित विंध्याचल बोलते हैं। बैठा हुआ है, ये खड़ा नहीं है अभी। यदि ये खड़ा हो जाएगा तो ये समझ लीजिए मैं विंध्याचल और ये कंकर पड़ा है, ये हिमालय है। अच्छा, तो अभी हिमालय कितना बड़ा है? तो इससे कंकर ऊपर बराबर हो जाएगा। तो विंध्याचल पर्वत जो ये हाँ, बोलते हैं विंध्याचल पर्वत स्थापित किसने किया? अगस्त्य ऋषि। अगस्त ऋषि ने। अगस्त तो छोटा कर दे इसलिए। से भी बड़ा था। हाँ, तो अगस्त्य ऋषि विंध्याचल के गुरु है।
जब उनकी वाइफ को टास्क मिला था इधर रिवर बनने का दक्षिण में, तो विंध्याचल की वजह से उधर सूर्य की किरणें वगैरह कुछ जा नहीं पा रही थी। तो अगस्त ऋषि जब इनके पास आए तो ये इतना बड़ा था कि अपने गुरु को नहीं पहचान पाया। तो सेकंड एंग्री ऋषि हुए अगस्त। हाँ तो उन्होंने कमंडल में से जल निकाला श्राप देने के लिए। विंध्याचल अपनी हाइट छोटी करके करके बहुत छोटा हुआ। छोटा होने के बाद घुटने के बल बैठ कर नाक रगड़ते हुए आगे हाथ करे और क्षमा मांगी। तो अगस्त ऋषि ने बोला श्राप भी दूंगा, निराकरण भी दूंगा। तो श्राप दिया, जैसी तेरी क्षमा मुद्रा वैसी तेरी पर्वत श्रृंखला। तो कहीं पे अप जाता है, कहीं डाउन हो जाता है, कहीं अप कहीं डाउन हो जाता है, मतलब क्षमा मुद्रा जैसी। निराकरण ये है कि जब मैं तेरे ऊपर से वापस से होकर निकल जाऊंगा तो तेरी वास्तविक कंडीशन में आ जाएगा। इनकी वाइफ उधर रिवर बन गई थी, उनके प्रेम में इन्होंने अपना देह उधर ही त्याग दिया था। ये कभी लौटे नहीं, विंध्याचल कभी खड़ा हुआ नहीं। करते थे 400 हिंदू मंदिर, 300 जैन टेम्पल। हिंदू टेम्पल होते थे द्रविड़ नागराज स्टाइल, जो साउथ इंडिया में होती है। हर पिलरों के ऊपर मूर्तियों की कार्विंग, तो आप पिलर देख सकते हैं। लास्ट में इसके अंदर म्यूजियम है, इसके अंदर भी सारी स्टेच्यू देखने को मिलेगी। वो द्रविड़न है, और इसमें द्रविड़न में सबसे बेस्ट मूर्ति है विष्णु जी की। जैसे आप एंट्री करेंगे जस्ट सामने मिलेगी पद्मनाभम स्वामी। पद्मनाभम गए हैं कोई? नहीं, कोई नहीं केरला गए। पद्मनाभम नहीं गए। नहीं। पद्मनाभम स्वामी के मूर्ति के बारे में तो पता है, वो लेटे हुए विष्णु जी हैं, काफी बड़ी है। वहाँ पे भी लेटे हैं, यहाँ पे भी लेटे हुए विष्णु जी है। वहाँ पे भी ब्रह्मा जी उनकी नाभि में से निकले हैं, यहाँ पे भी ब्रह्मा जी उनकी नाभि में से निकले हुए हैं। वहाँ पे भी यंगस्टर ब्रह्मा है, यहाँ पे भी यंगस्टर ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी को कभी यंग किसी ने देखा नहीं। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी विष्णु जी की। विष्णु जी की नाभि में से निकले थे ब्रह्मा जी, और इन दोनों के गुस्से से पैदा हुए थे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ हुए थे स्वयं, इसलिए उनका ना तो माँ है ना बाप है। कपूर तालाब नाम अलग पूरा इंटर करते थे। इस बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस गेट मार्बल वाला है। साइड से आप जो देख रहे हैं विंडो है, जो क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम पे काम करती थी। जब ये लोग पानी को लिफ्ट करके ऊपर छोड़ते थे, गेट के लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्बल वाला पिलर है, इसके अंदर भी एक वाटर चैनल है। सो वर्ल्ड का सबसे पहला साइफन सिफन सिस्टम यहाँ पे काम करते थे। यहाँ से कॉपी हो गया आमेर के फोर्ट में। एकदम ढलान होने से पानी काफी स्पीड से आएगा, जिससे ये फ्रंट पे बना हुआ फाउंटेन कंटिन्यू वर्क करेगा। यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो होता था, यहाँ एक चैनल होती जो इस चैनल से कनेक्ट होती थी। यहाँ से पानी नीचे टैंक में जाएगा, वहीं से अंडरग्राउंड चैनल्स के माध्यम से वापस सूरज कुंड। रिसाइकलिंग, पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप सेम पानी रखेंगे। अब साइफन में एक सिस्टम काम करता है, पानी लेवल बनाता है। तो ऑब्वियसली इतनी हाइट से पानी आएगा तो फाउंटेन हाइट वही हो गई, ओवर हाइट फाउंटेन हो गया। तो उस समय में जो भी उन लोगों का माइंडसेट है कि हमको 4-5 फीट पे ऑपरेट करना है, ये उतनी ही हाइट पे वर्क करेगा। ओवर स्पीड पानी, जस्ट इसके बैक साइड एक कंट्रोलर है, वहां से ये लोग पानी की स्पीड को भी कंट्रोल कर लिया करते थे। हाँ, ग्रेविटी सिस्टम हाइट को कंट्रोल करने के लिए, हाइट को मेंटेन करने के लिए। ये उस समय के मीडियम साइज के रूम है। इजी वर्ड समझे, 2 बेडरूम, एक लिविंग एरिया, इसकी बालकनी हो गई यहाँ पर। बीच में जो पैसेज दे रखे हैं सर्वेंट के खड़े रहने के लिए होते थे। तो 15th सेंचुरी में इसकी ओरिजिनल इमेज क्या रही होगी? तो ये ऊपर ब्लू ग्रीन येलो कलर देखकर गेस कर सकते हैं। ये कलर जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल कलर है, 600 साल पुराना। बिल्डिंग जो है वो 1100 साल पुराना। और हिस्ट्री में 2 राजाओं के नाम बहुत मान सम्मान से लिए जाते हैं। पता है आपको कौन है वो? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेंगे वो भी नहीं आएंगे। महाराणा प्रताप का नाम लेंगे वो भी नहीं आएंगे। सम्राट अशोक वो भी नहीं आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वो भी नहीं आएंगे। राणा कुंभा वो भी नहीं आएंगे। पहला नंबर आता है विक्रमादित्य। पूरे हिस्ट्री में सबसे पहले नंबर में आता है उनका नाम। क्यों? देखिए, सबने अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, ये नहीं है स्वार्थ है। न्यायप्रिय थे, दानी थे, इनको वरदानों में सोने के महल मिले, तो इन्होंने कुटिया में रहने वाले संतों को दे दिए। जो भी मिलता वो दान कर देते। न्यायप्रिय थे और योद्धा भी 1 नंबर था। दूसरे नंबर में आता है पप्पा रावल। सुना है ना? पप्पा रावल। अभी हमको ये पता है कि मुस्लिम आक्रमण हुए 12वीं-13वीं शताब्दी में, ऑलरेडी 7वीं शताब्दी में हो चुके थे। उनके सामने लड़ने के लिए खड़े हुए थे पप्पा रावल, और उस समय में उनको हराया था। हराने के बाद में उस टाइम पे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, और उनको हराते हराते वो ईरान टर्की तक पहुंच गए थे। तो इनका साम्राज्य जो है ईरान टर्की तक था। वो लोग वापस से अटैक ना करें तो पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी है वो इनके नाम पे रावलपिंड, इन्होंने अपना एक सेलिंग बेस क्वार्टर वहां बना दिया। वो उधर ही होते हैं। और इनकी हाइट थी 15 फीट, और ये 1280 किलो की तलवार चलाते थे। आप में से कोई कुंभलगढ़ गए? जब भी आपका कभी प्लान बने राजस्थान जाने का, कुंभलगढ़ वगैरह, कुंभलगढ़ के अंदर एक शिवलिंग बना हुआ है राणा कुंभा का, जिसकी वो पूजा करते थे। वो शिवलिंग की हाइट है 4.5 से 5 फीट।
और जब वो बैठ के पूजा करते थे तो दूध और जल का अभिषेक कैसे करते थे? उसकी हाइट कितनी रहेगी? 9 फीट का वाटरफॉल, ग्रीनी फॉग, मतलब ऐसा लगेगा कि हिल स्टेशन आ गए। बट आए तो शनिवार रविवार मत आइए, भीड़ ज्यादा होता है बहुत ज्यादा 25-30 हजार 35,000 लोग रहते हैं, पूरा जाम होता है। सितंबर में। जुलाई से स्टार्ट, जुलाई अगस्त सितंबर तक। अच्छा, सामने जो बिल्डिंग है वो जज महल है, उस बिल्डिंग का फ्रंट राइट हैंड साइड है, मार्बल का गेट लेफ्ट साइड है। कारण आने जाने का जो सिस्टम है कनेक्टिविटी वो नाव से रहती थी। जब जहांगीर 1617 में अपनी बेगम नूरजहां के साथ रेनी सीजन मांडू विजिट पर आए तो उनके रहने का बंदोबस्त उस बिल्डिंग में किया गया। उन्होंने जब उस बिल्डिंग में एंट्री करी थी 40 डेज कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हुई थी। सूरज चांद के दीदार वो 40 दिन तक नहीं कर पाए। जब बारिश रुकी उस बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़कर इस बिल्डिंग को देखना चाहते हैं, बिल्डिंग नहीं दिखा। कारण मांडो में आज भी बारिश के मौसम में जब भी बारिश होती है और रुकती है, कोहरा इतना होता है कि रोड भी सही से नहीं दिखता है। इस कारण वो 7 महीने तक रुके। अधिकांश जो बिल्डिंगें खंडर हो रही थी, थोड़ा बहुत उनका रिपेयरिंग का काम इन्होंने स्टार्ट करवाया। इनका 45वां जन्मदिन इसी कैंपस में सेलिब्रेट हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रतिनिधि और उनके साथ में शाहजहां इनके लिए तोहफे लेकर आए और उसी टाइम पे शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर कौन देखा होगा आज में? अभी तो ये देखा, ध्यान नहीं देखिएगा। जो मैं थर्ड पार्ट बता रहा था ना, विलेज ग्रुप, उसमें जो होस्टिंग सेट है उसी बिल्डिंग को देख के ताजमहल से भी 200 साल पुराना। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया में 5 ताजमहल है। एक ये, इसको देख के बना आगरा का ताजमहल, उसको देख के बना बीबी का मकबरा औरंगाबाद। अभी एक बंदा है बुरहानपुर में, उसकी माँ या वाइफ मरी है तो उसकी कब्र पे उन्होंने ताजमहल बनवाया है पूरा मार्बल का। और एक शायद राजस्थान या गुजरात पता नहीं है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी चलाते, उन लोगों ने अपना घर ताजमहल जैसा बनवाया। काटना के दरवाजे। चलो या ये है कछुए की शेप में बनावटें। बिल्डिंग के ऊपर है लोटस की शेप में बनावटें। कारण हिंदू धर्म में कछुआ और कमल दोनों शुभ लक्ष्मी का रूप माने गए, इसलिए बनाया गया। कछुआ पानी में रहता है, नीचे रहता है, इसलिए नीचे बनाया हुआ है। कमल भगवान के शीश पे चढ़ता, पानी के ऊपर रहता, बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। ये दोनों ही वास्तु के हिसाब से आर्टिफिशियल तौर पर बनवाए गए थे, जो कि 13वीं सेंचुरी के बाद सुल्तानों ने अलग पर्पज से यूज किया, स्विमिंग पूल, क्योंकि उनके लिए कोई वास्तु है नहीं। और कछुए का महत्व देखा जाए, साउथ इंडिया में विष्णु जी का कश्यप होता है मंदिर के अंदर। अभी के आर्किटेक्ट इंजीनियर बोलते हैं रूफ टॉप स्विमिंग पूल, टेरेस स्विमिंग पूल, ये हमारी देन है। ये 1100 साल पहले बना के जा चुके हैं। अभी के पुल लीकेज कर जाते हैं, ये उस टाइप का बना हुआ। लीकेज से दूर की बात है, सीपेज नहीं आता आज भी। बारिश होती है, आपको जरा सी नमी भी नहीं देखने को मिलेगी। समझना है तो इसे उठाकर ऐसा रख लीजिए, मॉडल बनाए। तो नीचे वाले जो पानी भरा हुआ है वो टॉर्टेज हो गया, वो ऊपर वाली जो स्टेयर के वहाँ पे पानी भरा हुआ है वो लोटस हो गया। सामने जो बिल्डिंग है ये हिंडोला महल है। अच्छा, कौन सा? हिंदोला। हिंडोला ही का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक, डोला मीन्स होता है झूला। शक्ति का प्रतीक इसलिए क्योंकि ये विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग है, रोमन आर्किटेक्ट है, स्लोपिंग सिस्टम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से टिका हुआ है, इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट। स्लैंड बेस पे वर्ल्ड वाइड बात होगी तो यह आ जाएगा इजिप्ट के पिरामिड, रोम का ऑडिटोरियम, कोलोसियम। इसे ऐसा बनाने का लॉजिक ये रहा है, पहाड़ों पे अर्थक्वेक का डर काफी रहता है। मांडो पहाड़ के ऊपर है, जब भी भूकंप आएगा पत्थर की स्लैब पे बने होने की वजह से जब धरती हिलेगी तो ये उसके साथ मूव करेगा, जहाँ रुकेगी रुक जाएगा। फाउंडेशन रहता है, जिससे फाउंडेशन टूटता बिल्डिंग गिर जाता है, इसलिए इसको विदाउट फाउंडेशन बनाया। झूला इसलिए कि स्लैंट होने से ऐसा लग रहा बिल्डिंग उधर झुका हुआ है, उधर से देखेंगे इधर झुका हुआ है, तो झूले का जो स्टैंड होता है उसकी शेप में ये बना हुआ। सो दोनों ही वर्ड को मिक्स करके हुआ है हिंडोला। एक दीवाने आम होता है, एक दीवाने खास। ये दीवाने खास है, गयासुद्दीन खिलजी ने अपने समय बनवाया था। उनके कैबिनेट की जितनी मीटिंग होती थी वो सारी की सारी इसी बिल्डिंग के अंदर होती। लेकिन आप बोल रहे हो ये दिख रहा है झुका हुआ इधर, लेकिन ये झुका हुआ नहीं है। वही है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ऐसा बोल रहे हो कि बिल्डिंग बना ही ऐसा। हाँ, ऐसा ही। हाँ, पिरामिड लेकर वहां तक जिसकी स्लैब डाउन हो रही है, ये सेक्टर पूरा। इसके अंदर जाने के लिए रास्ता यहाँ से होता था जो क्लोज किया हुआ है। वेंटिलेशन विंडो वहाँ है जो क्लोज करी हुई है, और एक विंडो वहाँ है जो क्लोज करी हुई है। लेकिन अंदर क्या था फिर? तहखाना जैसा स्टोरेज टाइप। कारण है बड़े फोर्ट बनते हैं लोकल प्रोडक्ट से। ये पत्थर राजस्थान का है, उस समय में ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है नहीं, तो इन लोगों ने माइनिंग करी, माइनिंग करके पत्थर निकाला। अब उसको रिफिल करने के लिए पत्थर कहाँ से लाएं? बेसमेंट बना लो, वाटर बॉडीज बना लो, दोनों का यूटिलाइज है। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेगा, दूसरा स्टोर रूम बन जाएगा।
रास्ता इधर से हो गया। अच्छा लेडीज के बैठने के लिए जो फर्स्ट फ्लोर में आर्च उसके अंदर हॉल है। मिनिस्टरों को यहाँ नीचे खड़ा करते थे इधर फेस करके, और जब मिनिस्टरों की एंट्री होती थी ग्राउंड पे बने दरवाजे बंद कर देंगे। कारण वो ये नहीं चाहते थे किसी भी मिनिस्टर की नजर अंदर की महिला लेडीज पर जाए। जब नीचे से पेक होगा तो क्रॉस वेंटिलेशन गड़बड़ा जाएगा। ओपन रूफ रखा, छत नहीं बनाया, अफगानी स्टाइल की मेहराब है। अब बारिश में मीटिंग करना है तो क्या करेंगे, लकड़ी का मचान बनाएंगे, पत्ते डालेंगे, टेम्परेरी तौर पे एक छत। अब ऊपर से भी पेक, नीचे से भी पेक। अब उस समय का जो वेंटिलेशन है, राइट लेफ्ट में ये विंडो दे रखी है, क्योंकि विंटर समर के मुकाबले रेनी सीजन ज्यादा तेज हवा चलती है। देन स्टार्ट होगा विंटर, छत टेम्परेरी है, वापस से रिमूव कर देंगे। छत काय का बनाते थे? टेम्परेरी लकड़ी का पत्ते, वो भी बारिश में। મોન્સૂન સેટ પરમિશન લઈને માથે ઓલી નાખતા ઘાસ પાસ મોન્સૂન સેટ મોન્સૂન સેટ एक फोटो यहाँ ले लेते हैं। દોડતા ગયા तो उधर से जाते हैं बाहर, ये इधर निकलेंगे। नहीं वो लगे, हाँ हाँ ये है चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट जो शेप आती है सेंटर से चंपा के फूल के जैसी। दो चीजों के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वाटर स्टोरेज। इस कंपाउंड में कहीं पे भी पानी गिरता था, अभी भी गिरता है, पूरा बारिश का पानी आता ही है। इसका अपना एक लेवल होने के बाद में ओवरफ्लो की कंडीशन में पूरा पानी एग्जिट हो जाएगा मूंछ तालाब में। बावड़ी है, वाटर स्टोरेज हो ही रहा है। इनकी एक सोच रही कि 40-50 चैनल उधर देने ज़्यादा बेस्ट है, सारा पानी एक जगह लाते हैं और एक ही चैनल से एग्जिट करवा देते हैं। अब स्टेप ले तो स्टेप भी होना जरूरी है, तो बेसमेंट से अंदर आने के लिए स्टेप से एक गेट ये ओरिजिनल है, एक इसके सामने इधर है। अभी देखिए पानी काला खराब दिख रहा है, कम क्वांटिटी स्टेबल जो पानी होता है सनलाइट पड़ने से वो सड़ता है, तो ये अभी सड़ा है तो ये पहले भी सड़ेगा, तो इसकी स्मेल से B1 B2 ग्राउंड में दिक्कत आएगी। ये लोग क्या करते थे, मैनुअली पानी यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ पे एक टैंक होता था इसमें डालते थे। बहता हुआ पानी सबसे साफ माना जाता है, बहते हुए पानी साफ हो जाता है। तो ये जो चैनल है बेसमेंट वाली वॉल में 1 किलोमीटर की परिधि में घुमाई गई है, घूम के फिल्टर होके वापस ड्रॉपिंग पॉइंट यही रहेगा। दूसरा फायदा वाटर रोटेट हो गया। तीसरा फायदा पानी के सड़ने का कारण है ऑक्सीजन लेवल कम होना। जब यहाँ से ये ओपनली फ्लो करेगा तो रीऑक्सीडेट होगा, तो एक साथ 3 काम, फिल्टर, रोटेट प्लस ऑक्सीडेट। ये जो अंदर बना हुआ है उसमें से पानी आता था नहीं क्या नहीं वो लगे तो फिर ये बेसमेंट जो आप बोल रहे 2 लेवल वो अंदर से लीकेज नहीं होता था इधर फिर आपस में कुछ इधर भी कुछ भी। અહીંયાથી આમ સાફ એટલે પાણી ફરતું રહે એટલે ફિલ્ટર થઈ જાય અને ઓક્સિજન પાછું ખીંચી લે. इसका जो सेंटर पार्ट है, जो डिजाइन है ना, वो बेसमेंट 1 में है, और इसका बॉटम जो जा रहा है वो बेसमेंट 2 तक जा रहा है। નીચે જાય. જો રાજેશ્રી શું કેરી ગરમ વાત છે હાલો હા બાથરૂમ જેવો અહીંયા તારા જોતા હે हमाम फारसी टर्किश उर्दू में बाथरूम को हमाम कहते हैं। उस समय में 5, वर्तमान में 2 मौजूद है, 3 टूट गए, तो फर्स्ट सेकंड है, बाहर के 3 टूट गए। ठंडा पानी गर्म पानी जैसे हमको लगता है वैसे इन लोगों को लगता था, तो गर्म पानी के लिए इन लोगों ने बिल्डिंग के पीछे एक टैंक बनाया था जहां से कंटिन्यू पानी गर्म होकर अंदर आता था। ठंडा पानी हर सिस्टम दीवारों से आएगा, तो यहाँ 2 वाटर चेयर्स है, फर्स्ट वाली है गर्म पानी की, सेकंड ठंडे पानी की। 2 टैंक है, एक में ठंडा एक में गर्म, जैसा मिश्रण लेना हो इस टैंक में, और विशेष पात्रों के माध्यम से अंदर जाकर स्नान किया जाता था। स्टीम बाथ, हाथ चारकोल जला के हमेशा रखेंगे। एक कॉपर के बॉल में पानी भर के यहाँ रखेंगे, जब पानी गर्म होगा नीचे एक पॉइंट और चैनल है जिसके माध्यम से सारी स्टीम अराउंड दीवार के अंदर एक चैनल हो जाएगी। उस समय में बिल्डिंग को ग्लास की कैप ढक्कन के रूप में बंद करेंगे ताकि स्टीम बाहर ना जा सके, लाइट्स प्रॉपर रहे। और ये जो छोटे छोटे पाइप्स है इनसे स्टीम रिलीज होती थी, कुछ देर बाद आके रानिया जो है स्टीम बाथ सोना बाथ स्टीम पहला ही कर लिया करती थी। ऊपर का डिजाइन चांद सितारों का है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में वो लोग चांद सितारों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने ऊपर का डिजाइन चांद सितारों का रखा। दिन के समय में परफेक्ट लाइट, और जब तेज पानी गिरता है बड़ी बूंदे आने की बजाय इनसे टकराकर बारीक बारीक बूंदे आएंगी, जिससे ये नेचुरल शावर का भी काम करता है। और आप लोगों ने कभी दिन में तारे नहीं देखे हैं? हाँ वही देखो तो ये है ऑडिटोरियम थिएटर हॉल स्पेशली रानियों के लिए। रानियों का जो सिटिंग एरिया रहता था ये ग्रास वाला रहता था। प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म स्टेज जो होता था वो वाला रहता था। म्यूजिशियन उस्ताद का दर्जा सम्मान नहीं रहता है, थोड़ा ऊपर बिठाएंगे। प्रमुख कलाकारों में मेल फीमेल 2 होते हैं, एक मेल एक फीमेल, 2 चेंजिंग रूम है। अदर सपोर्टर्स के लिए मेल फीमेल 2 ग्रीन रूम है। सामने 3 विंडो है जिसमें कलरफुल ग्लास, 14th सेंचुरी के बाद कलरफुल चमड़े के पर्दे 13th सेंचुरी के पहले लगा दिए जाते थे। बैक साइड से तेज रोशनी मशाले जलाते थे जिससे कलरफुल लाइट इस प्लेटफॉर्म पर आती थी। उस बीच में वो प्रोग्राम दिया करते जैसे डिस्को लाइट, स्पॉट लाइट। इसके ऊपर भी छत नहीं था, जो छत है स्टेज तक रखा गया था, कारण डे टाइम स्टेज जितना डार्क रहेगा लाइट इफेक्ट उतना अच्छा रहेगा। अब लेफ्ट और राइट की दोनों विंडो देखिए 3 लेयर में बनाई गई है।
एक कलर प्रोजेक्ट करना है, 2 करना है, 3 करना है, उसके अकॉर्डिंग है। सेंटर विंडो ऑक्टागोन है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनाएगा वो स्टार बनाएगा। और पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी घूम लीजिएगा, गोल और ऑक्टागोन विंडो सिर्फ मांडो में है, मांडो के अलावा कहीं नहीं। બધું હાલે તડકામાં ખરા આવે તો થાય जी, ये पूरा रिस्टोर हुआ है। वाटर लेवल ऊपर से 4 इंच से नीचे रखते थे ये लोग। नीचे जो आर्चेस है कॉमन डिजाइन है, हर जगह पे अलग महत्व है। यहाँ ये बेनिफिट्स है कि जब कोई बंदा नहाएगा तो पानी अंदर बाहर अप डाउन होगा, जिससे वेव क्रिएट होगी, तो फीलिंग आएगी नदियाँ तालाब के किनारे बैठ के वो नहा रहे हैं। बॉडी मूवमेंट्स कंटिन्यूस रहेगा तो वेव्स भी कंटिन्यूस रहेगी। तो सिटिंग एरिया ये वाला रहेगा, लेग रेस उसके नीचे वाला रहेगा। अब दीवारों के आर पार पानी पहुंचाना है तो पत्थरों के पाइप यहाँ पर, यहाँ के पिलरों में, दीवारों में जो पानी की पाइपलाइन है वो चूने की पाइपलाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये कैसे बना रहे हैं, जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काम चालू करते थे ये लोग, तो जहाँ जहाँ वाटर चैनल देना है वहाँ बांस रख देते थे। बांस रखने के बाद में चूना गोंद मिक्स करके उसके साइड से रिफिल कर देंगे। जब चूना सूख जाएगा तो बांस के अंदर तेल डाल के उसको आग लगा देंगे। आग लगने से सूखा हुआ जो चूना है वो पकेगा। पकने के बाद में बांस की बन जाएगी राख। जब पानी फ्लो करेगा राख बाहर हो जाएगी, इनको गोल्ड पाइप मिल जाएंगे। गेम्स खेलने के लिए नहीं है, वेपन्स की प्रैक्टिस करने के लिए। इंडोर प्लेग्राउंड। थर्ड फ्लोर का तो वो केबिन बने बैठने के लिए। सो प्रेजेंट कंडीशन में गर्मी से बचने के लिए एसी, फैन, कूलर, 3 चीज़ हमारे पास है। इनके पास कुछ नहीं था बट इनके पास दिमाग था। इन लोगों ने क्या करा, B1 की सारी आर्चेस लेग की तरफ ओपन करके रख दी। समर टाइम दिन के वक्त जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो ठंडी रहेगी। पुराने महल अंदर से ठंडे रहते हैं, हवा से हो जाते ठंडे, तो समर टाइम पे वो ज़्यादातर अंदर गुजारेंगे। मालवा की ठंड की रातें काफ़ी ठंडी होती है। दिन भर की गर्मी से, सनलाइट से तालाब का पानी गर्म हो जाएगा। शाम को 7-8 के बाद जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो गर्म रहेगी, जिससे जितना एयर टेम्परेचर ऊपर ठंडा उतना अंदर नहीं। तो ठंड की रातें, गर्मी का दिन, कुल मिलाकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम उस टाइम पे लोग इस टाइप से यूज करते थे। वैज्ञानिक लैंग्वेज की बात करें तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। सी ब्रीज समुद्र में काम करेगा, लैंड ब्रीज रेगिस्तान में काम करेगा। इनकी अपनी इन्वेंट्री लेक ब्रीज। साइंस वालों को बाद में पता करना पड़ा, 8वीं-9वीं शताब्दी में ये लोग इस चीज को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। अब ये B1 हुआ, इसके नीचे B2 है। तो B2 का क्या यूज है, 2 इमरजेंसी स्केपिंग टनल, इन केस अटैक हो तो भागने के लिए। और काफी बड़े बड़े कमरे बनाए गए, उन कमरों का यूज होता था जब कोई बिल्डिंग लेयर बाय लेयर बनता है तो बॉटम एरिया ठंडा रहता है, तो खाद्य सामग्री को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज। ये आवाज इसके लिए है क्या सिस्टम? आवाज और या नहीं, लाइट साउंड सिस्टम। तालाब का पानी इधर नहीं आएगा, पहली चीज, क्योंकि ये लेवल तालाब से नीचे आ गया। दूसरा ये नींव है, बेस है 6 माले का, तो बेस को इतना बड़ा बना दो कि दिक्कत ही नहीं आएगी। खाली फोटोग्राफर है लोग। हमारा ऑलरेडी पढ़ाई गया फोटा। आप कौन बैठो थी? आयो तो क्यों हुआ?
તમને જવાબ આપવા તો પડે ને. रानी रूपमती पवेलियन है 11th सेंचुरी में राजा भोज का बनवाया हुआ सोल्जर्स चेक पॉइंट वॉच टावर। सो ये जो ग्राउंड लेवल है ये घोड़ों का अस्तबल है। फर्स्ट फ्लोर पे सोल्जर्स रहा करते हैं, टॉप पे से जो पीछे एरिया आता है उसकी निगरानी की जाती है। वहाँ पे एक पानी का टैंक बना हुआ है फॉर द रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को स्टोर करके विंटर समर में हॉर्स प्लस सोल्जर्स को पीने के काम में लिया जाता था। बाज बहादुर का शासनकाल 1555 से 1561, टोटल 6 साल का। ये मालवा के बहुत बड़े शासक, योद्धा, शिकारी, संगीतज्ञ हैं। इनका राग रहा है राग दीपक। ये अपने संगीत के माध्यम से बुझे हुए दीपकों को, मशालों को जला दिया करते थे। रानी रूपमती यहाँ से नियरेस्ट एक धर्मपुरी करके विलेज है, वहाँ के जमींदार की कुंडियाँ हुआ करती थी। उनका राग हुआ करता था मेघ मल्हार। वो विदाउट सीजन अपने संगीत के माध्यम से बारिश करवा दिया करती थी। तो बाज बहादुर शिकार के लिए धर्मपुरी शहर नर्मदा किनारे गए। तो शिकार का पीछा करते करते उस स्पॉट पर पहुंचे जहाँ पे रानी रूपमती संगीत का अभ्यास कर रही थी। तो इन्होंने उनके संगीत को सुनकर कहा, कृपया करके आप शादियाबाद में आइए, अपना एक प्रोग्राम दीजिए, क्योंकि मेरे दरबार में बड़े बड़े संगीतज्ञों का सम्मान किया जाता है और आप मेरी नज़र में बहुत बड़ी संगीतज्ञ हैं। उन्होंने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करा। मांडव आई। मांडव आने के बाद में जो बाज बहादुर का पैलेस है वहाँ पर अपना एक प्रोग्राम दिया और वापस अपने गृह क्षेत्र धर्मपुरी चली गई। कुछ दिनों बाद बाज बहादुर ने एक और प्रपोजल दिया कि आप भी संगीतज्ञ, मैं भी संगीतज्ञ हूँ, मेरे संगीत से आपको सीखने को मिलेगा और आपके संगीत से मुझे सीखने को मिलेगा, तो क्यों ना आप शादियाबाद में ही रहें। तो उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक नर्मदा दर्शन नहीं करती हूँ अन्न जल का ग्रहण नहीं करती हूँ। तो बाज बहादुर ने सर्चिंग करवाई, इस स्पॉट से नर्मदा दर्शन हुए। तो 48 आवर्स के अंदर इन दोनों ही छतरियों का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। सनराइज से पहले रानी रूपमती को हिलाया जाता था। फर्स्ट वाली छतरी नर्मदा दर्शन करती थी, सेकेंड वाली छतरी पर बैठकर संगीत का अभ्यास। अकबर की लिस्ट में 36 संगीतज्ञों के नाम थे। सबसे पहला नाम था तानसेन। तो तानसेन और रानी रूपमती के बीच में बाज बहादुर ने कंपटीशन करवाया था, जिसमें तानसेन हार चुका था। सेकेंड नंबर में था बाज बहादुर की राजा था। 34 सदस्य जो संगीतज्ञ थे रानी रूपमती के रूप के बारे में, गुण के बारे में अकबर को जानकारी दिया करते थे कि ये कितनी सुंदर है, इसका संगीत कितना मधुर है, कितनी अच्छी डांसर है, कितने अच्छे योद्धा है। अकबर का कहना था 4 क्वालिटी एक लेडीज में होना नामुमकिन है। बोले नहीं है। बोले कहाँ है? बोले बाज बहादुर के हरम में एक लेडीज है रानी रूपमती, वो ऐसी ही है। तो अकबर ने पत्र के माध्यम से इन्हें यह सूचना पहुंचाई, इन्हें हमारी सेवा के लिए भेजा जाए। तो बाज बहादुर ने पत्र का जवाब पत्र से दिया कि आपके हरम की सबसे चहेती बेगम को मेरे यहाँ नाचने के लिए भेजिए। इसे अकबर क्रोधित हुआ और अपने दूध भाई, चचेरे भाई आदम खां को मालवा स्पेशली मांडो पर अटकाने के लिए भेजा। बाज बहादुर ऑलरेडी 1.5 साल पहले गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती से युद्ध हार चुका था। गोंड जानते हैं? गोंड साम्राज्य ट्राइबल एरिया होता है। पढ़ाई में तो आया था। गोंड मतलब इलाका बहुत छोटा है इनका। इनके हिस्ट्री में किस्से युद्ध बहुत अलग है। तो एक लेडीज से युद्ध हारने की वजह से इन्होंने अपनी 70% सेना घटा रखी थी। बची कुछ 30% थी, कोई इन्होंने वॉर प्रैक्टिस किया हुआ नहीं था। जब इन दोनों ही सेनाओं का आमना सामना उज्जैन के पास में गांव है सारंगपुर, वहां पर हुआ, तो बाज बहादुर इजी वे में हार गया, मारा गया। तो इसे वहीं पे दफन कर दिया गया। आदम खां के क्रूरता के किस्से रानी रूपमती ने भी सुन रखे थे, इसलिए उसने हीरे की अंगूठी खाकर अपनी जान दे दी। हीरा मुंह में रहता, कुछ नहीं, पेट के अंदर जाता, नसों को काटते हुए प्लस पॉइजन। तो ऐसे करके उसकी भी डेथ हो गई। तो बाज बहादुर की कब्र के पास में इन्हें भी दफन कर दिया गया। कुछ महीनों बाद अकबर ने इनकी कब्रों पर स्लोगन लिखवाए, आशिक सादिक शहीद वफा। रानी की पदवी शादी के बाद में मिलती है। रानी रूपमती की कोई शादी वगैरह हुई नहीं थी। ये रूप की रानी रानी रूपमती थी। जब भी कुछ खाती या पीती तो कंठ में दिखता था पेट के अंदर जा रहा। ये पान पे लागू होता है। ऐसी 3 लेडीज हुई हैं, रानी पद्मावती, रानी रूपमती, बाजीराव मस्तानी। अभी हम चढ़ेंगे, हो सका मे भी तो नर्मदा दर्शन नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, अस्तबल वापस चढ़ेंगे ऊपर, चलो इधर से, है ना। तो ये रास्ता है जो इसके ऊपर जाता है। इसमें से एक आदमी एक बार में जा सकता है, यहाँ एक बार में આયો સ્લેબ જો રમેશ કાંઈ નથી, ખાલી હું નીચે સિંગમાં જ અટકાવે ભાઈ. સપોર્ટ લગાવીને ભાગોલી કરીને પછી કાઢી નાખે. ये रेवा कुंड है, इसे ही रेवा कुंड बोला जाता है। अच्छा, अब ये पूरा सूख गया है,
बट वो अंदर वाला देखिए स्क्वायर में बना हुआ, उसके अंदर अभी भी पानी है। ओरिजिनल रेवा कुंड वो है, उसमें कभी पानी खत्म नहीं होता है। तो जो मार्कंडेय ने नर्मदा में प्रकट करवाया था वो स्थान वही है। ना अच्छा ओके। इसे बनवाया था ग्यासुद्दीन खिलजी का जो लड़का था, नासरुद्दीन शाह खिलजी, उसने बनवाया था। इसका शासनकाल 1501 से स्टार्ट हुआ था। 1508 में उसने इस बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट करवाया था। 1510 में उसकी डेथ हो गई। बाद में जब दो बेगमों के साथ मांडव आए थे तो उनका रेजिडेंस चुना जाता है। तो उनका कहना था 3 लोगों के लिए इतना बड़ा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बैठता है वो देखा जाए, उनके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग परफेक्ट था, क्योंकि एक तो ना ज़्यादा बड़ा था, प्लस उनकी दिनचर्या के 3 काम यहाँ हो रहे हैं। पहला नमाज, तो इसमें वजू खाना कर लिया, मतलब मुँह धो लिए, वहाँ पे बैठकर वो नमाज अदा कर लिया करते थे। दीवाने आम और दीवाने खास, इमरजेंसी में वो भी वहाँ से ऑपरेट हो जाता है। तीसरा था म्यूजिक, तो नासरुद्दीन खिलजी जो था थोड़ा संगीत में इंटरेस्टेड था, एक छोटा सा संगीत से रिलेटेड उसने हाल बनवाया था। तो रानी रूपमती बाज बहादुर दिन भर बैठकर यहाँ पे संगीत का अभ्यास करते थे। शाम होते ही रानी रूपमती जहाजमहल के लिए निकल जाया करती थी, ये अपनी बेगमों के साथ में यहाँ पे रुक जाया करते थे। अभी आए तो एक ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे 2 फ्लोर हो रहे। तो इधर से ये ग्राउंड हुआ, वो बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 हो जाएंगे। उस तरफ के जो लैंड से यदि एंट्री करेंगे तो वो ग्राउंड हो जाएगा, ये G+2 हो जाएगा। तो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड इको लाउड हो रहा है। अब ये चीज तो डोम के अंदर होना चाहिए, यहाँ ये फ्लैट चाहते हैं, इसके बावजूद इको हो रहा है। और इसका साइंटिफिक रीजन पता है? नहीं, मुझे पता है। बताइए। हर खाली बिल्डिंग इको करता है, चाहे हमारा घर भी क्यों ना हो। जैसे सामग्री आ जाएगी तो वो इको बंद हो जाएगा, क्योंकि हर सामान का अपना साउंड खाली है ना, तो खाली है, इसकी वजह से होता है। एक तरफ रानी रूपमती, एक तरफ बाजू में बैठकर संगीत का अभ्यास करते थे। इस जगह की ये खासियत, कोई व्यक्ति वहाँ से मीडियम आवाज में गाना गाता है और उधर सुनते तो आवाज बिल्कुल क्लियर सुरीला सुनाई देगा, ऐसा लगेगा कि सिर के ऊपर से ही गा रहा है। तो आप में से कौन गाना चाहेगा? आम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ये गाना जब गुलजार साहब मांडो घूमने आए थे तब इन्होंने यहाँ पे लिखा था। राइटर के कागज और कलम साथ में होता है। इस गाने को गाने के लिए लता मंगेशकर जी ने गाया है। इसकी जो शूटिंग हुई है वो भी पूरे इस मांडो के अंदर हर महल में हुई है। 1% भी इसकी शूटिंग इधर उधर नहीं है। अब इस गाने के बोल क्या है? नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज पहचान है। अब जो संगीत में इंटरेस्टेड लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो सुनना चाहे तो क्या करेंगे? तो बिल्डिंग एरिया यूज नहीं हो पाएगा। साइड से चेकिंग हो गई, ये गेट बना दिया, ये लोग यहाँ बैठेंगे। जब ये अभ्यास करते थे आवाज यहाँ पे भी क्लियर सुरीला सुनाई देता था। और ज्यादा लोकल लोग हैं, वो संगीत में इंटरेस्ट है, तो आपकी जो गाड़ी खड़ी है वो लोग बाहर खड़े रहते थे, आवाज वहाँ पे भी क्लियर सुरीला जाता था। कारण संगीत का अपनी ध्वनि, अपना साउंड होता है। ये है इको पॉइंट, वो है बड़ी दायका में, अंदर एक छोटी दायका, ये इनका ट्रीटमेंट सेंटर। इस जगह का काम होता था मेन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो एक छतरी यहाँ पर होता था, 24 आवर्स एक सोल्जर्स खड़ा रहता था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू के शेख अब्दुल्ला के साथ आए थे तो उन्होंने बोला कि कश्मीर के मसले में आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए यहाँ पे लाया हूँ, यहाँ पे सब बताया। उन्होंने बोला मैं समझा नहीं साहब, तो उन्होंने बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या भारत का, तो रिटर्न में भारत का। अब्दुल्ला जी ने ट्राई किया तो भी भारत का। तो यहाँ के अब्दुल्ला जी विश्वनाथ जी शर्मा, उन्होंने बोला सर मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने आवाज़ लगाई ये झूठ बोला सच, तो रिटर्न में सच। कारण बड़ा सेंटेंस होता है, पहले का दब जाता है, लास्ट का क्लियर सुनाई देता है। ये पंडित जी को पता था, शर्मा जी को पता था, अब्दुल्ला जी को नहीं पता। भारत माता की जय। एक और बार मजा आया। भारत माता की जय।
બેઠા ટાઈમ પાસ કરતો બીજે ક્યાંય ના ગયા તો હાલત તો अरे ગયા હતા તમને